हेलो दोस्तों, नमस्कार। अमेरिका के दक्षिण में बसे जॉर्जिया राज्य के अटलांटा शहर में 15 जनवरी 1929 को एक ऐसे बालक ने जन्म लिया जिसकी आत्मा में न किसी के लिए नफरत थी और न किसी के लिए डर। बस एक उम्मीद थी कि यह दुनिया एक दिन सबके लिए समान होगी। उसका नाम माइकल किंग जूनियर था। लेकिन यह नाम दोस्तों स्थायी नहीं रहा। उसके पिता माइकल किंग सीनियर एक बैप्टिस्ट पादरी थे। जब वे 1934 में जर्मनी की यात्रा पर गए और वहां उन्होंने प्रोटेस्टेंट धर्म सुधारक मार्टिन लूथर के विचारों से गहरा प्रभाव लिया, तो उन्होंने अपना नाम भी बदल लिया और अपने बेटे का नाम भी बदला। तभी से वह बच्चा जिसे लोग प्यार से जूनियर बुलाते थे, मार्टिन लूथर किंग जूनियर बन गया। उनका परिवार धार्मिक, शिक्षित और सामाजिक न्याय के लिए प्रतिबद्ध था। उनके पिता अपने चर्च में सिर्फ धर्म का पाठ नहीं पढ़ाते थे, वे अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए भी जाने जाते थे। उनकी माता एल्बर्टा विलियम्स किंग एक शिक्षिका थी, जिन्होंने बचपन से ही अपने बेटे में आत्मसम्मान और प्रेम का बीज बोया था। मार्टिन के दादाजी एडी विलियम्स भी एक प्रसिद्ध पादरी और सामाजिक नेता थे। इस परिवार की दीवारें भले ही साधारण रही हों, लेकिन उस घर की आत्मा में संघर्ष, शिक्षा और समानता की गूंज थी। मार्टिन की उम्र जब 5 या 6 वर्ष की थी, तब उन्हें पहली बार उस घाव का एहसास हुआ जो रंगभेद अमेरिका की आत्मा पर लगातार चढ़ रहा था। उनका एक गोरा दोस्त जो पहले रोज उनके साथ खेला करता था, अचानक उनसे दूर हो गया था, क्योंकि उसके माता पिता ने कहा था कि उन्हें काले बच्चों से नहीं मिलना चाहिए। मार्टिन को समझ नहीं आया कि उसकी त्वचा का रंग उसकी दोस्ती में बाधा कैसे बन गया, लेकिन वह अनुभव उसके भीतर कुछ तोड़ गया था और साथ ही कुछ गहरा जोड़ भी गया था। वो असाधारण रूप से तेज बुद्धि के बालक थे। उन्होंने हाई स्कूल की 2 कक्षाएं छोड़ी और सिर्फ 15 साल की उम्र में मोरहाउस कॉलेज में दाखिला ले लिया। वहां उन्होंने दर्शन शास्त्र, समाज शास्त्र और धर्म शास्त्र का अध्ययन किया। मोरहाउस कॉलेज, जो कि अफ्रीकी अमेरिकी छात्रों के लिए एक प्रतिष्ठित संस्थान हुआ करता था, वहां के अध्यक्ष डॉक्टर बेंजामिन मेज ने मार्टिन पर गहरा प्रभाव डाला। उन्होंने मार्टिन को सिखाया कि धर्म अगर सामाजिक न्याय से जुड़ा ना हो तो वो अधूरा होता है। मार्टिन का मन हमेशा प्रश्नों से भरा रहता था। वे ईश्वर में विश्वास करते थे, लेकिन वे ये भी जानना चाहते थे कि क्या धर्म केवल पूजा पाठ तक सीमित है या उसका कोई सामाजिक उद्देश्य भी है। इस खोज ने उन्हें 1948 में पेंसिल्वेनिया स्थित क्रूजर थियोलॉजिकल सेमिनरी तक पहुंचाया, जहां उन्होंने धार्मिक अध्ययन में स्नातक की डिग्री ली। क्रूजर में वे अकेले अश्वेत छात्र नहीं थे, लेकिन हर दिन उन्हें अपने रंग के कारण सामाजिक दूरी का सामना करना पड़ता था। यह दूरी धीरे धीरे उनके भीतर एक आंतरिक प्रतिरोध को जन्म देने लगी, एक प्रतिरोध जो नफरत नहीं था बल्कि सुधार की आग थी। इन्हीं वर्षों में उन्होंने महात्मा गांधी के बारे में पढ़ा। गांधी, जिन्होंने बिना हथियार उठाए ब्रिटिश साम्राज्य को झुका दिया था। गांधी जी उनके लिए प्रेरणा बन गए। गांधी का अहिंसा सिद्धांत उन्हें उस समय के अमेरिका के लिए सबसे उपयुक्त लगा, जहां अश्वेत लोग अपने ही देश में पराइयों की तरह जी रहे थे। 1951 में उन्होंने बोस्टन यूनिवर्सिटी में डॉक्टरेट के लिए प्रवेश लिया। वहां उन्होंने सिस्टमैटिक थियोलॉजी में शोध किया। यह वह समय था जब उनके जीवन में कोरेटा स्कॉट आई। कोरेटा एक संगीतकार और सामाजिक कार्यकर्ता थी। दोनों के बीच गहरी समझ और समान उद्देश्य थे। 1953 में उन्होंने शादी कर ली और एक ऐसा दाम्पत्य जीवन शुरू किया जो न सिर्फ परिवार का हिस्सा बना बल्कि संघर्ष का भी साझेदार था। 1954 में उन्होंने अल्बामा के मोंटगोमरी शहर के डेक्स्टर एवेन्यू बैप्टिस्ट चर्च में पादरी के रूप में काम संभाला। वे अब केवल विचारक या धर्मज्ञ नहीं थे, वे धीरे धीरे एक सामाजिक क्रांतिकारी बन रहे थे, जिसे अभी खुद भी अपने भविष्य की आहट नहीं थी। फिर एक दिन 1 दिसंबर 1955 को मोंटगोमरी की एक बस में एक अश्वेत महिला रोजा पार्क्स को केवल इसलिए गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि उसने एक गोरे यात्री को अपनी सीट देने से इनकार कर दिया था। यह अकेली घटना पूरे शहर में चिंगारी बन गई और इसके साथ ही पूरे शहर में रोष फैल गया। और जब एक नेतृत्व की तलाश हुई तो लोगों की नजरें मार्टिन लूथर किंग जूनियर पर जा ठहरी। वे युवा थे, उत्साही थे और उनके भीतर वह संतुलन था जो गुस्से और संयम के बीच होता है। उन्होंने बस बहिष्कार का आह्वान किया। यह केवल यातायात के खिलाफ आंदोलन नहीं था,
यह पूरी नस्लीय व्यवस्था को चुनौती देने की शुरुआत थी। पूरे 1 साल तक अश्वेत नागरिकों ने पैदल चलकर, टैक्सी साझा करके, साइकिल चलाकर एक व्यवस्था के खिलाफ अपनी चुप लेकिन दृढ़ आवाज उठाई थी। मार्टिन को धमकियां मिली, उनका घर बम से उड़ाने की कोशिश की गई, उन्हें गिरफ्तार किया गया, लेकिन उन्होंने एक बार भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। 1956 में अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय सुनाया कि बसों में रंग के आधार पर सीटों का आरक्षण असंवैधानिक है। मोंटगोमरी का बस बहिष्कार जीत गया और साथ ही दुनिया ने मार्टिन लूथर किंग का नाम पहली बार गंभीरता से लिया। अब वे केवल मोंटगोमरी के पादरी नहीं रहे, बल्कि वे पूरे अमेरिका में सामाजिक न्याय के सबसे मुखर और ईमानदार स्वर बन गए थे। 1957 में उन्होंने साउदर्न क्रिश्चियन लीडरशिप कॉन्फ्रेंस यानी SCLC की स्थापना की, एक ऐसा संगठन जो अहिंसक विरोध को सामाजिक बदलाव के हथियार के रूप में अपनाता था। इसी समय उन्हें राष्ट्रपति आइजनहावर ने व्हाइट हाउस बुलाया। उनकी बात अब सत्ता के गलियारों तक पहुंच रही थी, लेकिन साथ ही खतरे भी बढ़ने लगे थे। 1958 में न्यूयॉर्क में एक किताब पर ऑटोग्राफ देते हुए उन पर एक मानसिक रूप से बीमार महिला ने चाकू से हमला किया। चाकू उनके दिल के पास पहुंचा था। डॉक्टर ने कहा कि अगर उन्होंने एक बार भी छींक मारी तो उनकी जान जा सकती है, लेकिन किंग रुके नहीं। हमले से उबरने के बाद मार्टिन लूथर किंग को न सिर्फ अमेरिका बल्कि दुनिया भर से सहानुभूति और समर्थन मिलने लगा, लेकिन उनके भीतर यह भी भावना थी कि वे उस मूल स्रोत को स्वयं जाकर समझें जिससे उन्हें अहिंसा और सत्याग्रह की प्रेरणा मिली थी। उसी भावना से वे 1959 में भारत यात्रा पर निकले। यह यात्रा उनके जीवन का एक ऐतिहासिक मोड़ साबित हुई। वे दिल्ली, कोलकाता, मद्रास और अहमदाबाद सहित कई शहरों में गए। उन्होंने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद और गांधीवादी नेताओं से मुलाकात की। वे साबरमती आश्रम में गांधी की समाधि पर मौन खड़े रहे और उनके भीतर यह भाव गहराता गया कि असली शक्ति बंदूक में नहीं बल्कि आत्मा की स्थिरता में होती है। उन्होंने भारत को गरीब लेकिन नैतिक रूप से समृद्ध राष्ट्र कहा और वहां से लौटने के बाद उनका गांधीवाद केवल पढ़ा हुआ विचार नहीं रहा, बल्कि वह अब उनकी रणनीति का केंद्र बन गया। भारत से लौटकर उन्होंने SCLC को और अधिक सक्रिय किया और 1960 में एटलांटा वापस आ गए। वहां उन्होंने अपने पिता के चर्च इब्नेजर बैप्टिस्ट चर्च में सह पादरी के रूप में काम शुरू किया। वे अब हर मंच पर बोलते, हर आंदोलन का नेतृत्व करते और हर पीड़ा को आवाज देते थे। अमेरिका अब केवल अश्वेत और श्वेत में नहीं बटा था, वह न्याय और अन्याय के बीच एक विभाजक रेखा की ओर बढ़ रहा था। 1961 और 1962 में उन्होंने फ्रीडम राइट्स और सिट इन आंदोलन का समर्थन किया। अमेरिका के दक्षिणी राज्यों में जहां अब भी स्कूल, रेस्टोरेंट, सार्वजनिक स्थलों पर नस्लभेद जारी था, वहां छात्रों ने शांतिपूर्वक बैठकर विरोध किया। उन्हें घसीटा गया, पीटा गया, गिरफ्तार किया गया, लेकिन किंग का समर्थन और मार्गदर्शन उन्हें हिम्मत देता रहा। लेकिन असली परीक्षा 1963 में बर्मिंघम, अलबामा में आई। यह शहर अमेरिका का सबसे नस्लवादी शहर कहा जाता था। वहां का पुलिस प्रमुख यूजीन बुलकॉनर अपनी क्रूरता के लिए कुख्यात था। जब किंग ने वहां अहिंसक मार्च की योजना बनाई तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। जेल के दीवारों के भीतर उन्होंने एक ऐसा पत्र लिखा जिसने पूरी दुनिया को झकझोर दिया, लेटर फ्रॉम बर्मिंघम जेल। इस पत्र में उन्होंने सवाल उठाया कि जब अन्याय एक जगह होता है तो न्याय कहीं भी सुरक्षित नहीं रह सकता। उन्होंने धर्मगुरुओं से पूछा कि वे क्यों खामोश हैं जब इंसानियत करा रही है। उन्होंने कहा, हमने इंतजार किया है 340 साल। उनके शब्दों में कोई गुस्सा नहीं था, लेकिन एक असहनीय पीड़ा थी और एक अडिग नैतिकता भी जो अमेरिका के विवेक को चुनौती दे रही थी। जेल से रिहा होने के बाद उन्होंने एक ऐसी योजना बनाई जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। अगस्त 1963 में वॉशिंगटन DC में एक विशाल मार्च का आयोजन किया गया, मार्च ऑन वॉशिंगटन फॉर जॉब्स एंड फ्रीडम। लगभग 2.5 लाख लोग, जिसमें श्वेत और अश्वेत, युवा और वृद्ध, सब एकत्र हुए और फिर लिंकन मेमोरियल की सीढ़ियों पर खड़े होकर मार्टिन लूथर किंग ने वह भाषण दिया जो मानव इतिहास के सबसे प्रभावशाली भाषणों में गिना जाता है। उन्होंने कहा, आई हैव ए ड्रीम। उन्होंने कहा, मेरा सपना है कि एक दिन मेरे 4 बच्चे ऐसे राष्ट्र में जिएंगे
जहां उन्हें उनके रंग से नहीं, उनके चरित्र से पहचाना जाएगा। उन्होंने अब्राहम लिंकन, अमेरिकी संविधान और बाइबल के उदाहरणों को एक साथ पिरोते हुए यह दिखाया कि यह आंदोलन केवल अश्वेतों का नहीं था, यह अमेरिका की आत्मा की रक्षा के लिए था। यह भाषण इतना शक्तिशाली था कि राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने खुद उन्हें बधाई दी और अमेरिका भर के स्कूलों, घरों और दिलों में एक नई आशा जगी कि बदलाव संभव है। लेकिन किंग को पता था कि भाषण देना आसान है, बदलाव लाना कठिन है। 1964 में उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया। 35 वर्ष की उम्र में वे यह सम्मान पाने वाले सबसे युवा व्यक्ति बने। उन्होंने ओस्लो में कहा, मैं इसे उन लोगों के लिए स्वीकार करता हूं जो जेलों में सड़ रहे हैं, उन बच्चों के लिए जो हंसी की जगह आंसुओं में जी रहे हैं, उन माताओं के लिए जो अपने बेटों की लाशों को दफनाती हैं और फिर भी प्यार करना नहीं छोड़ती। लेकिन जैसे जैसे उनका प्रभाव बढ़ता गया, वैसे वैसे विरोध भी तीव्र होता गया। एफबीआई ने उनके ऊपर निगरानी बढ़ा दी। एफबीआई निदेशक जे एडगर हूवर ने उन्हें अमेरिका का सबसे खतरनाक निग्रो कहा। उनके फोन टैप किए गए, उनकी निजी जिंदगी पर आक्रमण किया गया और चरित्र हनन की कोशिशें की गई। लेकिन मार्टिन कभी इन मामलों का जवाब नफरत से नहीं देते थे। वे जानते थे कि नैतिक ऊंचाई सिर्फ आदर्श नहीं बल्कि एक रणनीति भी है। 1965 में एक और ऐतिहासिक आंदोलन शुरू हुआ, सेल्मा से मोंटगोमरी मार्च। यह आंदोलन मतदान के अधिकारों के लिए था। अमेरिका के दक्षिणी राज्यों में अश्वेतों को मतदान करने से रोका जाता था। उन्होंने शांतिपूर्ण मार्च किया, लेकिन उन्हें रास्ते में पुलिस द्वारा पीटा गया, गैस छोड़ी गई और घोड़े दौड़ाए गए। यह दृश्य अमेरिका के टीवी पर प्रकाशित हुआ और पूरे देश को झकझोर गया। इस आंदोलन के बाद राष्ट्रपति लिंडन बी जॉनसन ने वोटिंग राइट्स एक्ट पारित करवाया। लेकिन मार्टिन अब केवल नस्लीय न्याय तक सीमित नहीं थे। 1966 और 1967 में उन्होंने उत्तरी अमेरिका की ओर ध्यान दिया। शिकागो में हाउसिंग और स्कूलों में भेदभाव के खिलाफ आंदोलन शुरू किया गया। यह दक्षिण की तुलना में कहीं अधिक जटिल था। यहाँ भेदभाव कानूनी रूप से नहीं बल्कि छिपे हुए तौर पर मौजूद था। किंग को यहाँ अपेक्षित समर्थन नहीं मिला। कुछ लोगों ने उन्हें समय से पहले का आदमी कहा, लेकिन वे रुकने वालों में से नहीं थे। इन्हीं दिनों उन्होंने वियतनाम युद्ध का भी विरोध शुरू किया। उन्होंने कहा कि अमेरिका एक और शांति की बात करता है और दूसरी ओर वियतनाम में बच्चों पर बम गिरा रहा है। उन्होंने 1967 में बियॉन्ड वियतनाम नामक भाषण दिया, जो कई श्वेत उदारवादियों को भी चुभ गया। उन्हें अमेरिका विरोधी कहकर नकारा गया, लेकिन उन्होंने कहा, जब मौन अपराध का साथी बन जाए तब बोलना हमारा नैतिक कर्तव्य है। अब उनका आंदोलन आर्थिक न्याय की ओर बढ़ रहा था। वे कहते थे, सिर्फ नस्लीय समानता नहीं बल्कि हर इंसान को जीने का अधिकार चाहिए, भोजन, घर, शिक्षा और सम्मान। उन्होंने पुअर पीपल्स कैंपेन की घोषणा की, जिसमें श्वेत, अश्वेत, लैटिनो, मूल अमेरिकी सब गरीबों को एक मंच पर लाने का प्रयास था। जब अमेरिका के कई राज्यों में नस्लवाद अपने चरम पर था, 1961 में फ्रीडम राइट्स नाम की एक ऐतिहासिक पहल शुरू हुई। यह पहल काले और गोरे नागरिकों द्वारा मिलकर की गई थी, ताकि दक्षिणी अमेरिका के उन बस टर्मिनलों में नस्लीय भेदभाव को खत्म किया जा सके जो अब भी संघीय आदेशों के बावजूद अश्वेतों के लिए प्रतिबंधित थे। इन फ्रीडम राइडर्स में से कई पर हमला हुआ, उन्हें गिरफ्तार किया गया और कई बार जानलेवा हिंसा का सामना करना पड़ा। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने इन प्रयासों का खुलेआम समर्थन किया। हालांकि वे स्वयं इस आंदोलन में शारीरिक रूप से शामिल नहीं हुए, क्योंकि उन्हें यह चिंता थी कि उनकी मौजूदगी से राज्य सरकारें आंदोलन को हिंसक बताकर रोक सकती हैं। लेकिन उन्होंने नैतिक समर्थन और कानूनी सहायता की हर संभव कोशिश की, जिससे यह आंदोलन राष्ट्रीय ध्यान का केंद्र बन गया। 1962 में जब जेम्स मेरेडिथ नामक एक अश्वेत छात्र को मिसिसिपी विश्वविद्यालय में प्रवेश देने से रोका गया, तो यह मामला पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। किंग जूनियर ने इस अन्याय के खिलाफ खुलकर बोला और राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी पर दबाव बनाया कि वे संघीय सैनिकों की मदद से जेम्स को विश्वविद्यालय में प्रवेश दिलवाएं। जब यह हुआ तो यह सिर्फ एक छात्र की जीत नहीं थी, यह उस पूरे संघर्ष की जीत थी जो शिक्षा में समानता के लिए लड़ा जा रहा था। इसी दौर में 1963 की शुरुआत हुई और बर्मिंघम, अलबामा का आंदोलन शुरू हुआ।
जिसे बर्मिंघम कैंपेन कहा गया। बर्मिंघम नस्लीय भेदभाव का गढ़ माना जाता था, जहां अश्वेतों के खिलाफ कठोर कानून, सामाजिक बहिष्कार और पुलिस की हिंसा आम बात थी। किंग ने दक्षिणी क्रिश्चियन लीडरशिप कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर यहां शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन, मार्च और बहिष्कार की रणनीति अपनाई। पुलिस प्रमुख यूजीन बुल कॉनर ने इन प्रदर्शनों को कुचलने के लिए कुत्तों, पानी की तेज धाराओं और लाठियों का इस्तेमाल किया। यह सब जब मीडिया में दिखा तो पूरे अमेरिका और दुनिया में हलचल मच गई। बर्मिंघम आंदोलन के दौरान ही 12 अप्रैल 1963 को मार्टिन लूथर किंग जूनियर को जेल में डाल दिया गया। बर्मिंघम आंदोलन के दौरान ही 12 अप्रैल 1963 को मार्टिन लूथर किंग को जेल में डाल दिया गया। जेल में रहते हुए उन्होंने लेटर फ्रॉम बर्मिंघम जेल नामक एक ऐतिहासिक पत्र लिखा, जो आज भी सामाजिक न्याय के क्षेत्र में एक महान दस्तावेज माना जाता है। यह पत्र उन्होंने उन श्वेत पादरियों को उत्तर देने के लिए लिखा था जिन्होंने उनके विरोध को अवांछनीय और जल्दबाजी बताया था। इस पत्र में उन्होंने अहिंसा की ताकत, न्याय की अनिवार्यता और यह तर्क दिया कि जब अन्याय कानून बन जाए तो उसका उल्लंघन नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है। बर्मिंघम की इस लड़ाई के बाद अमेरिका में नस्लीय भेदभाव के खिलाफ एक नई ऊर्जा आई। किंग ने महसूस किया कि अब वक्त आ गया है कि पूरे देश को एकजुट कर एक विशाल आंदोलन चलाया जाए। यही सोचकर 28 अगस्त 1963 को उन्होंने वॉशिंगटन डीसी में मार्च ऑन वॉशिंगटन फॉर जॉब एंड फ्रीडम का नेतृत्व किया, जिसमें लगभग 2.5 लाख लोग शामिल हुए। गोरे और काले, अमीर और गरीब, युवा और बुजुर्ग सब शामिल थे। लिंकन मेमोरियल की सीढ़ियों पर खड़े होकर मार्टिन लूथर किंग ने अपना सबसे ऐतिहासिक भाषण दिया, आई हैव अ ड्रीम। उन्होंने कहा, मेरा सपना है कि एक दिन मेरे 4 छोटे बच्चे उस देश पे रहेंगे जहां उन्हें उनकी त्वचा के रंग से नहीं बल्कि उनके चरित्र की गहराई से पहचाना जाएगा। यह भाषण न सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया के लिए आशा, समानता और भाईचारे का प्रतीक बन गया। इस भाषण के कुछ महीनों बाद 15 सितंबर 1963 को बर्मिंघम के एक चर्च 16th स्ट्रीट बैप्टिस्ट चर्च में बम विस्फोट हुआ, जिसमें 4 मासूम अश्वेत लड़कियां मारी गईं। यह घटना पूरे देश के लिए झकझोर देने वाली थी। मार्टिन लूथर किंग इस दर्दनाक समय में वहां पहुंचे और उन्होंने इन बच्चियों की अंतिम विदाई के समय कहा, ये लड़कियां मरकर भी हमारे आंदोलन को जीवित रख गई हैं। 1964 में मार्टिन लूथर किंग के नेतृत्व और संघर्ष की पहचान वैश्विक स्तर पर हुई। 14 अक्टूबर 1964 को उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया और वे उस समय तक के सबसे युवा नोबेल शांति पुरस्कार विजेता बने। उन्होंने यह पुरस्कार नस्लीय असमानता के खिलाफ अहिंसक संघर्ष के लिए पाया। पुरस्कार स्वीकार करते समय उन्होंने कहा, मैं यह सम्मान अपने लिए नहीं बल्कि उन लाखों अनाम लोगों के लिए स्वीकार करता हूं जो न्याय के लिए चुपचाप संघर्ष कर रहे हैं। इसी साल अमेरिका ने एक बड़ा कदम उठाया। 2 जुलाई 1964 को राष्ट्रपति लिंडन बी जॉनसन ने सिविल राइट्स एक्ट ऑफ 1964 पर हस्ताक्षर किए। इस अधिनियम ने सार्वजनिक स्थलों, स्कूलों, रोजगार और सरकारी सेवाओं में नस्लीय, धार्मिक और लिंग आधारित भेदभाव को गैरकानूनी घोषित कर दिया। यह एक ऐतिहासिक मोड़ था और इसमें मार्टिन लूथर किंग का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण था। 1965 में मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने फिर एक और बड़ा आंदोलन शुरू किया, वोटिंग अधिकारों के लिए। दक्षिण में अश्वेतों को मतदान के अधिकार से वंचित रखा जाता था। इस विरोध में उन्होंने सेल्मा से मोंटगोमरी तक 54 मील लंबा मार्च शुरू किया, जिसे सेल्मा टू मोंटगोमरी मार्च के नाम से जाना गया। पहला मार्च 7 मार्च 1965 को हुआ, जिसे बाद में ब्लडी संडे कहा गया, क्योंकि उस दिन प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने बेरहमी से हमला किया। यह दृश्य टीवी पर प्रसारित हुआ और पूरे अमेरिका को स्तब्ध कर दिया। तीसरे प्रयास में संघीय सुरक्षा के तहत यह मार्च सफल रहा और मोंटगोमरी पहुंचा। इस मार्च के दबाव के बाद 6 अगस्त 1965 को राष्ट्रपति जॉनसन ने वोटिंग राइट एक्ट पर हस्ताक्षर किए, जिससे नस्लीय भेदभाव के आधार पर मतदान के अधिकार से वंचित करने की प्रक्रिया को अवैध घोषित कर दिया गया। इन ऐतिहासिक जीतों के बाद भी मार्टिन लूथर किंग को चैन नहीं था। 1966 से उन्होंने गरीबी के खिलाफ लड़ाई शुरू की। वे मानते थे कि नस्लीय समानता तब तक अधूरी है जब तक सामाजिक और आर्थिक असमानता बनी रहेगी। उन्होंने पुअर पीपल्स कैंपेन की शुरुआत की,
जो आर्थिक न्याय के लिए था। उनका उद्देश्य था कि अश्वेतों के साथ साथ गरीब, गोरे, मूल निवासी, लैटिनो और सभी वंचित समुदायों को समान अवसर और सम्मान मिल सके। इस दौर में उन्होंने वियतनाम युद्ध का भी विरोध करना शुरू किया। उन्होंने खुलकर कहा कि अमेरिका को अपने देश के गरीबों की मदद करनी चाहिए, ना कि वियतनाम में बम गिराने चाहिए। इस कारण कई लोगों ने उनका विरोध किया और कुछ साथी कार्यकर्ताओं ने भी उनसे दूरी बना ली, लेकिन किंग अपने रास्ते पर अडिग रहे। उन्होंने 4 अप्रैल 1967 को बियॉन्ड वियतनाम नाम से एक प्रभावशाली भाषण दिया, जिसमें युद्ध के खिलाफ अपनी भावनाएं व्यक्त की और कहा, वियतनाम युद्ध नैतिकता, मानवता और अमेरिका के सिद्धांतों का अपमान है। इसके बाद में मेम्फिस और टेनेसी पहुंचे, जहां सैनिटेशन वर्कर्स, सफाई कर्मी अपनी बुनियादी मजदूरी और सम्मान के लिए आंदोलन कर रहे थे। किंग ने उनके संघर्ष का समर्थन किया और मार्च निकाला। 3 अप्रैल 1968 को उन्होंने अपना अंतिम भाषण दिया, आई हैव बीन टू द माउंटेन टॉप। उन्होंने कहा, मैं भविष्य में झांक चुका हूँ, मैंने वादा किए गए देश को देखा है। मैं नहीं जानता कि मैं वहां पहुंच पाऊंगा या नहीं, लेकिन मुझे कोई चिंता नहीं है क्योंकि मैंने पहाड़ की चोटी देख ली है। अगले ही दिन 4 अप्रैल 1968 की शाम को वे मेम्फिस के लॉरेन होटल की बालकनी पर खड़े थे। तभी एक बंदूकधारी ने उन्हें गोली मार दी। वह गोली सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं, बल्कि एक विचार, एक आंदोलन और एक सपना देखने वाले युग को निशाना बना रही थी। लेकिन वह सपना मर नहीं पाया। अस्पताल में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया और पूरा देश शोक में डूब गया। उनकी हत्या के बाद अमेरिका के कई शहरों में दंगे भड़क उठे, लेकिन उनके अनुयायियों ने उनका सपना जीवित रखा। उनकी पत्नी कोरेटा स्कॉट किंग ने आंदोलन को आगे बढ़ाया और 1983 में अमेरिकी सरकार ने मार्टिन लूथर किंग जूनियर डे को राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया, जो हर साल जनवरी के तीसरे सोमवार को मनाया जाता है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर की एक कहानी केवल अमेरिका की नहीं, बल्कि पूरी मानवता की कहानी है। समानता की, न्याय की और एक ऐसे भविष्य की कहानी है जहां किसी को उसकी त्वचा के रंग, भाषा, जाति या गरीबी के कारण कमतर ना समझा जाए। उन्होंने सिखाया कि परिवर्तन तलवार से नहीं, बल्कि प्रेम, धैर्य और अहिंसा से होता है। सन 1963 में बर्मिंघम, अलबामा की सड़कों पर जो हुआ, वह सिर्फ एक शहर की कहानी नहीं थी, वह अमेरिका के दिल में गूंजते अन्याय की एक गहरी पुकार थी। किंग ने दक्षिण की इस नस्लीय बंटवारे से ग्रस्त धरती पर प्रोजेक्ट सी की रणनीति बनाई, जिसमें उन्होंने और उनके अनुयायियों ने शांतिपूर्ण विरोध किया, मार्च और गिरफ्तारी का रास्ता अपनाया। उन्होंने जानबूझकर ऐसे नियम तोड़े जिन्हें वे अन्यायपूर्ण मानते थे। बर्मिंघम के पुलिस प्रमुख यूजीन बुल कॉनर ने इस शांतिपूर्ण आंदोलन को बर्बरता से कुचलने की कोशिश की। मासूम बच्चों पर पानी की तेज धारें छोड़ी गई, उन्हें जेल में ठूंसा गया और कुत्तों से डराया गया। पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे अहिंसा के सामने घृणा घुटनों टेक रही है। बर्मिंघम जेल में बैठकर ही किंग ने अपनी प्रसिद्ध चिट्ठी लिखी, लेटर फ्रॉम बर्मिंघम जेल। यह चिट्ठी जो उन्होंने जेल की कोठरी में टॉयलेट पेपर और अखबार के टुकड़ों पर लिखी थी, अमेरिकी इतिहास में नैतिक तर्क और नागरिक अवज्ञा की सबसे शक्तिशाली अभिव्यक्ति बन गई। उन्होंने लिखा, इनजस्टिस एनीवेयर इज ए थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। उन्होंने बताया कि क्यों अब और प्रतीक्षा नहीं की जा सकती, क्यों अब समय आ गया है जब अन्याय का सीधा विरोध करना जरूरी है। यह चिट्ठी आज भी एक गूंजती हुई पुकार है, जो हर जमाने को याद दिलाती है कि शांत रहना भी अन्याय का समर्थन करना होता है। उसी साल 28 अगस्त 1963 को वाशिंगटन डीसी में मार्च ऑन वाशिंगटन का आयोजन हुआ। इसमें 2 लाख से अधिक लोग आए, जिसमें काले गोरे दोनों प्रकार के लोग थे, जिनका मकसद सिर्फ एक ही था, समानता, नागरिक अधिकार और नौकरियों की मांग। नेशनल मॉल की भीड़ के सामने अब्राहम लिंकन मेमोरियल की सीढ़ियों पर खड़े होकर मार्टिन लूथर किंग ने जो कहा, वह सिर्फ भाषण नहीं था, वह सपना था। आई हैव ए ड्रीम उनके शब्द नहीं, युग की चेतना बन गए। उन्होंने उस दिन एक ऐसा अमेरिका देखा जहां किसी को उसकी त्वचा के रंग से नहीं, बल्कि उसके चरित्र की गहराई से परखा जाएगा। इस भाषण के बाद अमेरिका में एक नई ऊर्जा आई। राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी, जो अब तक धीमे कदमों से नागरिक अधिकारों की दिशा में चल रहे थे, किंग के आंदोलन और मार्च की प्रभावशाली सफलता के बाद सक्रिय हो गए थे।
उन्होंने नागरिक अधिकारों पर एक ऐतिहासिक विधेयक का प्रस्ताव दिया, लेकिन किस्मत ने क्रूर मोड़ लिया। 22 नवंबर 1963 को डलास टेक्सास में राष्ट्रपति केनेडी की हत्या कर दी गई। यह खबर जैसे पूरे देश की आत्मा को चीर गई थी। किंग भी इस घटना से स्तब्ध रह गए, लेकिन उनके विश्वास की लौ नहीं बुझी। उन्होंने केनेडी के उत्तराधिकारी लिंडन बी जॉनसन से वादा किया कि नागरिक अधिकार विधेयक को पास करवाया जाए। 1964 में यह सपना साकार हुआ और 2 जुलाई 1964 को राष्ट्रपति जॉनसन ने सिविल राइट्स एक्ट ऑफ 1964 पर हस्ताक्षर किए। यह कानून नस्ल, रंग, धर्म, लिंग या राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को गैर कानूनी ठहराता था। यह किंग की वर्षों की तपस्या, संघर्ष और बलिदान का परिणाम था। उन्हें उसी साल नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उस वक्त वे 35 वर्ष के थे और नोबेल जीतने वाले सबसे युवा व्यक्ति बने। लेकिन उनके चेहरे पर गर्व की नहीं बल्कि जिम्मेदारी की रेखाएं थी, क्योंकि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। अब उनकी अगली लड़ाई गरीबी और अश्वेतों की वोटिंग अधिकार। दक्षिण में अश्वेतों को वोट देने से रोकने के लिए कई प्रकार के नियम बनाए गए थे। साक्षात्कार परीक्षण, वोटिंग टैक्स और हिंसा का डर। किंग ने इस अन्याय को खत्म करने के लिए एक और आंदोलन का आह्वान किया, जो इतिहास में सेल्मा मार्च के नाम से प्रसिद्ध हुआ। 1965 में सेल्मा से मोंटगोमरी तक के इस मार्च को ब्लडी संडे के रूप में याद किया जाता है। जब किंग और उनके अनुयायी एडमंड पेट्स ब्रिज पर पहुंचे, तब पुलिस और मिलिशिया ने उन्हें बेरहमी से पीटा। खून, आंसू गैस और लाठियों के बीच से उठती किंग की आवाज, हाउ लॉन्ग नॉट लॉन्ग, उस अंधेरे में उम्मीद की किरण बनी रही। इस घटना के बाद अमेरिका की आत्मा झकझोर दी गई। राष्ट्रपति जॉनसन ने 6 अगस्त 1965 को वोटिंग राइट्स एक्ट पारित करवाया, जो अश्वेतों को मताधिकार देने में सबसे बड़ा कदम था। इस समय तक किंग सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि एक जन आत्मा बन चुके थे। परंतु इस सब के बीच भी उन्हें आलोचना झेलनी पड़ी। कुछ लोग उन्हें बहुत धीमा कहते थे, कुछ बहुत उग्र कहा करते थे। ब्लैक पावर आंदोलन और मैल्कम एक्स जैसे लोग किंग की अहिंसा नीति को कमजोर समझते थे। किंग ने कभी जवाब में नफरत नहीं फैलाई। वे हमेशा कहते रहे, हेट कैन नॉट ड्राइव आउट हेट, ओनली लव कैन डू दैट। इसके बाद किंग का ध्यान युद्ध विरोधी आंदोलन की ओर गया। उन्होंने वियतनाम युद्ध का खुलकर विरोध किया, खासकर यह देखकर कि गरीब अश्वेतों को जबरदस्ती युद्ध में भेजा जा रहा था, जबकि उनके अपने देश में उनके अधिकार कुचले जा रहे थे। उन्होंने कहा, आई एम कन्विंस्ड दैट इफ वी आर टू गेट ऑन द राइट साइड ऑफ द वर्ल्ड रिवॉल्यूशन, वी एज ए नेशन वट अंडरगो ए रेडिकल रिवॉल्यूशन ऑफ वैल्यूज। इस विचार के कारण उन्हें सरकार और मीडिया दोनों ने ही कठोर आलोचना का निशाना बनाया। पर किंग का मार्ग स्पष्ट था। उन्होंने पुअर पीपल्स कैंपेन शुरू किया, जिसमें वे सभी गरीबों के अधिकारों के लिए लड़ना चाहते थे, चाहे वे किसी भी नस्ल के हों। उनका सपना अब सिर्फ काले और गोरे के बीच समानता तक सीमित नहीं था। वे अमेरिका की आर्थिक और सामाजिक संरचना को इंसानियत के आधार पर डालना चाहते थे। 1968 की शुरुआत में वे मेम्फिस, टेनेसी पहुंचे, जहां कूड़ा उठाने वाले अश्वेत कर्मचारियों की हड़ताल चल रही थी। किंग ने उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर मार्च किया। 3 अप्रैल 1968 की रात उन्होंने अपना आखिरी भाषण दिया। आई हैव बीन टू द माउंटेन टॉप। उन्होंने कहा, आई मे नॉट गेट देयर विद यू, बट आई वॉन्ट यू टू नो टुनाइट दैट वी एज ए पीपल विल गेट टू द प्रोमाइज्ड लैंड। यह भाषण मानो उनके जीवन की आखिरी भविष्यवाणी थी। अगले दिन 4 अप्रैल 1968 को जब वे मेम्फिस के लॉरेन होटल की बालकनी पर खड़े थे, एक गोली ने उनके जीवन को खत्म कर दिया। वह गोली नहीं थी, वह एक युग का अंत था। अमेरिका इस घटना से रो पड़ा, लेकिन किंग के शब्द और उसके सपने अमर हो गए। मार्टिन लूथर किंग जूनियर की मृत्यु के बाद भी उनके विचार और उनका संघर्ष लोगों को प्रेरणा देता रहा। उन्हें मरणोपरांत अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम दिया गया। 1986 से हर जनवरी में अमेरिका उनकी याद में मार्टिन लूथर किंग जूनियर डे मनाता है। उनका स्मारक वाशिंगटन डीसी में खड़ा है, जहां पत्थर पर उकेरे गए शब्द गूंजते हैं, आउट ऑफ द माउंटेन ऑफ डेस्पेयर ए स्टोन ऑफ होप। और इस तरह एक पादरी का बेटा जिसने बाइबल पढ़ते हुए समानता और प्रेम का सपना देखा था,
वो दुनिया को यह सिखा गया कि अगर मन सच्चा हो और राह अहिंसा की हो तो क्रांति सिर्फ तलवार से नहीं, शब्दों और आत्मबल से भी लाई जा सकती है।